हेलो गाइज, नमस्कार। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको शुभकामना और अग्रिम बधाई। अंतिम रूप से चयन के लिए हम मान करके चल रहे हैं कि आप सभी को साक्षात्कार देना है। कुछ को अभी देना है, कुछ को बाद में देना है, बस इतना ही अंतर है। तो आइए इस कार्यक्रम में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है साक्षात्कार का मतलब, क्या है साक्षात्कार का मतलब। ऐसे हम लोग इंटरव्यू बोल देते हैं। यूपीएससी की बात करें तो वह पर्सनालिटी टेस्ट शब्द का इस्तेमाल करता है, व्यक्तित्व परीक्षण करता है। तो यहाँ हम लोग इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों एक ही हैं या फिर दोनों में कुछ अंतर है। तो दोनों को समझेंगे, बट ये जान लें कि इंटरव्यू हो या फिर पर्सनालिटी टेस्ट हो, दोनों एक फॉर्मल मीटिंग है। फॉर्मल मीटिंग है दोनों। हम हिंदी में कह सकते हैं इसको औपचारिक। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे मीटिंग के लिए? बैठक कह लेते हैं। हाँ, फॉर्मल मीटिंग या औपचारिक बैठक। तो पहले तो ये जान लें कि आखिर क्यों इसको फॉर्मल मीटिंग कहते हैं, औपचारिक बैठक क्यों कहते हैं। इंटरव्यू होना है, पर्सनालिटी टेस्ट होना है, ये हमें पता होता है। पता होने से ऐसे है कि कितनी तारीख को होगा, ये सूचना हमें रहती है। कितने बजे होगा, टाइमिंग की सूचना भी हमको रहती है। कहाँ इंटरव्यू होना है ये भी पता रहता है। प्लेस, डेट, टाइम और प्लेस, इन तीनों की जानकारी हमको होती है। इसलिए कहते हैं कि ये एक फॉर्मल मीटिंग है, औपचारिक बैठक है। जब ऐसी किसी बैठक में हमें आमंत्रित किया जाता है तो इसका मतलब कि हमें तैयारी के साथ जाना है। तैयारी के साथ, बल्कि कहिए पूरी तैयारी के साथ। अनौपचारिक बैठक हो, इनफॉर्मल मीटिंग हो, तो हम कैसे भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। पूरी तैयारी से तात्पर्य है कि कैजुअल रूप में हमें नहीं जाना है। हमें अपने ड्रेस सेंस का भी ख्याल रखना है, हमें अपने अपीयरेंस का भी ख्याल रखना है। चलिए, हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मल मीटिंग होगी, यह एक तरह से एक सोशल प्रोसेस है। यानी इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। वैसे तो कहा ही जाता है कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल। तो ज़रा समझ लेते हैं सामाजिक प्रक्रिया क्या है। समाजशास्त्रीय अवधारणा ये कहती है कि समाज के अंदर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में या फिर एक व्यक्ति और एक समूह के मध्य, या फिर एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के मध्य जो अंतर क्रिया होती है, जो इंटरैक्शन होते हैं, उसको हम कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया। ऐसे समझते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में संवाद हो, या फिर एक व्यक्ति और एक समूह के बीच में संवाद हो, या फिर एक समूह और दूसरे समूह के बीच में संवाद हो। तो तीनों स्थितियों में यह सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। हम अगर इंटरव्यू की बात करें
तो प्राय इंटरव्यू में हम लोग देखते हैं कि दो पक्ष होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया है, फॉर्मल मीटिंग है, दो पक्षों का होना अनिवार्य है। अब ज़रा यहाँ देखते हैं कि दो व्यक्तियों के मध्य ये प्रक्रिया होती है साक्षात्कार की, या फिर एक व्यक्ति और एक समूह के मध्य होती है, या फिर एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के मध्य होती है। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति और एक समूह के मध्य अंतरक्रिया है। जो एक व्यक्ति है वह कौन है? वह आप हैं। तो यहाँ अगर हम फॉर्मल शब्दों में लिखें तो उम्मीदवार, कैंडिडेट। एक पक्ष हो गया कैंडिडेट, उम्मीदवार, यानी कि आप, और दूसरा पक्ष होगा इंटरव्यू बोर्ड, जिसे हम लोग इंटरव्यू पैनल भी कह देते हैं, बोर्ड या फिर पैनल। रोचक बात यहाँ दोस्तों ये है कि दो पक्षों में एक पक्ष आप हो गए उम्मीदवार, और दूसरा पक्ष इंटरव्यू बोर्ड या जो पैनल है उसमें एक से अधिक व्यक्ति हैं। व्यक्तियों की संख्या प्रायः 5, 7, 9 ऐसे होती है, जिसको हम लोग बोर्ड या पैनल कह देते हैं। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, उसके और आपके मध्य एक एग्रीमेंट होना है सिलेक्शन के बाद, या सीधे कह लीजिए कि आपके और सरकार के मध्य एक एग्रीमेंट होना है कोई जॉब ज्वाइन करने के लिए फाइनल सिलेक्शन के बाद। तो बेहतर तो ये होता है कि एक पक्ष आप होते और दूसरा पक्ष सरकार होती। लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्या कर रखा है, सरकार से अच्छा शब्द होगा हम एम्प्लॉयर शब्द का इस्तेमाल करें। एम्प्लॉयर, नियोक्ता कह सकते हैं। तो बेहतर होता कि एक पक्ष आप होते यानी कैंडिडेट होता, और दूसरा पक्ष कौन होता? एम्प्लॉयर, नियोक्ता। लेकिन यहाँ पर रोचक, जो हमने कहा कि रोचक तथ्य यही कि यहाँ पर दूसरा पक्ष फिजिकली आपके समक्ष नहीं मौजूद है। एम्प्लॉयर आपके समक्ष नहीं मौजूद होता है, बल्कि नियोक्ता के कुछ प्रतिनिधि आपके समक्ष होते हैं, साक्षात्कार परिषद के रूप में, इंटरव्यू बोर्ड के रूप में, या इंटरव्यू पैनल के रूप में। गौरतलब है दोस्तों, आप खुद एक पक्ष हैं और जो दूसरा पक्ष गवर्नमेंट के रूप में है, एम्प्लॉयर के रूप में है, वह स्वयं नहीं मौजूद है। उसकी तरफ से कुछ एजेंट आपके समक्ष मौजूद हैं इंटरव्यू बोर्ड के रूप में। तो आप कह सकते हैं कि तृतीय पक्ष, तीसरा पक्ष या तीसरी पार्टी से आपका साक्षात्कार होना है। अब एक सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिर ये तीसरा पक्ष क्यों? ये जो दो पक्ष की बात हमने किया है, कैंडिडेट और इंटरव्यू बोर्ड या फिर पैनल। तो पैनल एक तरह से देखें तो ये तो थर्ड पार्टी हुई, आप फर्स्ट पार्टी हुए। जिनसे आपका एग्रीमेंट होना है वह सेकंड पार्टी है, और ये एम्प्लॉयर है, नियोक्ता। ये सरकार हो सकती है। अगर यहाँ पर हम कैंडिडेट लिखते और यहाँ पर हम एम्प्लॉयर लिखते, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट पार्टी आप होते, सेकंड पार्टी एम्प्लॉयर होती। लेकिन यहाँ पर सेकंड पार्टी नहीं बल्कि थर्ड पार्टी है,
इसको सेकंड पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंप दी है कि यह सूटेबल कैंडिडेट चुन करके उसे सौंपे। अब आप ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड या पैनल का क्या दायित्व है, क्या कार्य है। तो इसे कार्य सौंपा गया है कि यह सूटेबल कैंडिडेट चुन करके एम्प्लॉयर को उपलब्ध करवाए। आप क्या हैं? आप कैंडिडेट हैं और इंटरव्यू बोर्ड या पैनल को सूटेबल कैंडिडेट का चुनाव करना है आपके बीच से। एम्प्लॉयर ने ये कह रखा है, ये दायित्व इनको सौंप रखा है। चलिए, अब ये इंटरव्यू बोर्ड या पैनल का दायित्व है, काम है सूटेबल कैंडिडेट चुनना। आपका क्या दायित्व है? आप बैठ कर इसके संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, फॉर्मल मीटिंग करेंगे, तो आप ये बताने की कोशिश करेंगे, आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम न केवल सूटेबल कैंडिडेट हैं बल्कि हम बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं। क्या है दोस्त आप बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं। क्या अंतर है सूटेबल और बेस्ट सूटेबल में? आप ऐसे कह सकते हैं, ये चुनना चाहते हैं उत्तम उम्मीदवार। आपको बताना है कि आप सर्वोत्तम उम्मीदवार हैं। इनको चुनना है इष्ट उम्मीदवार, ऑप्टिमल। आपको बताना है कि हम इष्टतम उम्मीदवार हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हुई। अगली बार जरा देखते हैं कि सूटेबल, उत्तम, इष्ट कैंडिडेट चुनने के लिए ये क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएं। तो एक बेस्ट नोन वे या जो सबसे अच्छा तरीका, सबसे लोकप्रिय तरीका आपका कहलाता है साक्षात्कार। अब साक्षात्कार के अंतर्गत ये कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं सूटेबल कैंडिडेट चुनने के लिए? तो ये आयोजित करते हैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन। क्या आयोजित करते हैं दोस्तों? आयोजित करते हैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तर सत्र। आइए जरा देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, प्रश्नोत्तर सत्र, अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रश्नोत्तर सत्र ही क्यों, क्वेश्चन आंसर सेशन ही क्यों? कोई मशीन इनके पास अगर होती, जैसे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये हृदय की गतिविधियों का पता कर लेते। लेकिन इनके पास ऐसी कोई मशीन नहीं होती है साक्षात्कार के लिए या व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। इसलिए ये जो तरीका अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। अब यही कन्फ्यूज़न होता है। आपको लगता है कि अगर इंटरव्यू बोर्ड 15 सवालों का जवाब आपसे पूछे तो आप 15 सवाल का जवाब दे दें तो आपको लगता है कि आप बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होंगे। तो ऐसा नहीं है। या फिर आपको लगता है कि 11, 12, 13 सवालों का जवाब कम से कम आप ठीक से दे लेंगे तो आप बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होंगे। आपको यह जानकर हैरत होगी कि जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको लगता है कभी कभी कि 5-7 सवालों का जवाब अगर आप ठीक ठाक दे देते हैं, ठीक तरीके से दे देते हैं, तो उतने में ही उसका काम चल जाता है। उसको सूटेबल कैंडिडेट चुनता है, इष्ट कैंडिडेट उसको चुनना है और वह चुन लेता है। आपके 5-7
सवालों के जवाब सही तरीके से जवाब दे लेते हैं तो इसका काम बन जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार प्रश्नोत्तर की श्रृंखला तो है, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन तो है, बट इट इज़ नॉट मेयरली क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, यह केवल और केवल प्रश्नोत्तर की श्रृंखला मात्र नहीं है। फिर क्या है, आइए ज़रा आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये जो इंटरव्यू बोर्ड है ये आपके इनर क्वालिटीज़ को चेक करना चाहता है। इनर क्वालिटीज, आंतरिक गुणों को हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो कह सकते हैं कि आपके आंतरिक गुणों का ये परीक्षण करना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से। ये इनर क्वालिटीज़ क्या है दोस्त? आंतरिक गुण क्या हो सकते हैं? आपके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होंगी जिनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। और कुछ सामाजिक प्राणी आप हैं तो आपके अंदर समाज शास्त्रीय गुणों की अपेक्षा की जाती है। सोशियोलॉजिकल ट्रेड्स या फिर क्वालिटीज, ये इनका परीक्षण करना चाहते हैं। और क्या देखना चाहता है इंटरव्यू बोर्ड आपके अंदर? अभी बात हुई ना कि ये इंटरव्यू है या फिर पर्सनालिटी टेस्ट है। यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट लेता है और तमाम इंस्टीट्यूशन इंटरव्यू लेते हैं। दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर है, ये बात भी यहीं अभी स्पष्ट हो जाएगी। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू है या पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है, नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। इस बात से तो हम सहमत हैं, आपको भी सहमत होना चाहिए कि इंटरव्यू है तो उसमें पर्सनालिटी टेस्ट शामिल है। केवल पर्सनालिटी टेस्ट अगर है तब क्या होगा, तब क्या उसमें शामिल है? आइए ज़रा देखते हैं। इंटरव्यू है तो उसमें पर्सनालिटी टेस्ट आपका होना है, साथ साथ आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है। ये आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है और साथ ही साथ ये देखने की कोशिश की जाती है कि बुद्धिमत्ता का स्तर आपका क्या है, इंटेलिजेंस आप में कितना है। इंटेलिजेंस कोशिएंट एक शब्द है ना, आईक्यू का टेस्ट किया जाता है। कहीं आपको लिखा मिलता है, कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर नॉलेज का टेस्ट भी होता है, ज्ञान का परीक्षण भी होता है। हालांकि इस पर विवाद है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट में ज्ञान का परीक्षण नहीं होता है, नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू हो या पर्सनालिटी टेस्ट हो, इसमें व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। व्यक्तित्व के कुछ विशेषक होते हैं, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं होती, कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में पता किया जाता है। साथ ही साथ आपके अंदर इंटेलिजेंस को भी टेस्ट किया जाता है। क्या है इंटेलिजेंस? देखना यह है क्या बुद्धिमत्ता और ज्ञान, इंटेलिजेंस और नॉलेज एक ही है या फिर दोनों में अंतर है। आपको बताएं दोस्त कि दोनों में थोड़ा अंतर है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉलेज और इंटेलिजेंस दोनों एक ही है या दोनों में अंतर है? थोड़ा अंतर है। नॉलेज को हम लोग कहते हैं कि पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। पढ़ना, लिखना और अनुभव करना, इससे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
बुक आप पढ़ते हैं, बुक में तमाम थियरीज़ एंड रूल्स, कंसेप्ट, इन सब को आप पढ़ते हैं। इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हालांकि अब तो केवल बुक से नहीं ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप गूगल से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान का जब आप व्यावहारिक उपयोग करते हैं, ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करते हैं, यानी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ज्ञान का जो व्यावहारिक उपयोग है उसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को कहते हैं ना कि ये साइंस का व्यावहारिक पक्ष है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। ठीक उसी तरह से नॉलेज का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो व्यावहारिक पहलू है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस। तब ये विवाद ख़त्म हो जाना चाहिए कि इंटरव्यू में ये तो तय बात है, पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है, पर्सनालिटी के ट्रेट्स आपके पास कितने गहरे रूप में विद्यमान हैं उसका टेस्ट होता है, और उसके साथ साथ नॉलेज और इंटेलिजेंस। यहाँ हम कहना चाहेंगे कि हम नॉलेज को अगर हम ओमिट कर दें, छोड़ दें, तो दो चीज़ें बचती हैं, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस। इन दोनों का टेस्ट होता है इंटरव्यू में। क्लियर हो गया? लेकिन अगर इंटेलिजेंस का भी टेस्ट करना है तो नॉलेज तो होना चाहिए। बिना नॉलेज के इंटेलिजेंस का अस्तित्व ही नहीं संभव है। चलिए दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया कि इंटरव्यू क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, और यहाँ किस बात का असेसमेंट किया जाता है। तो ओवरऑल देखें तो पर्सनालिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस, इन दोनों को टेस्ट किया जाता है। अब आइए ज़रा हम लोग देखें, ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, किस तरह के प्रश्न हमारी इनर क्वालिटीज़ को जानने के लिए किए जाते हैं। दो तरह के प्रश्न किए जाते हैं। कुछ तो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिटेल्ड और प्लान्ड वे में पूछे जाते हैं। डिटेल एंड प्लान्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्य प्रश्न हो गए और कुछ विस्तृत और नियोजित या सुनियोजित प्रश्न हो गए। प्राय आप ज्वाइन करते हैं, जब आपको इंटरव्यू देना होता है, पर्सनालिटी टेस्ट देनी होती है, तो एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। तो आपको लगता है कि कोई जादू की छड़ी होगी और आपके व्यक्तित्व में कुछ आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा उस 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के सत्र में। ये संभव नहीं दोस्तों। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट 1 दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, 7 दिन में नहीं होता, 10 दिन में नहीं होता। पर्सनालिटी का विकास धीरे धीरे होता है। जैसे आप जन्म लेते हैं और धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते फिजिकल लेवल पर, इंटेलिजेंस के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर आपका विकास होता है। ठीक वैसे आपके पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। और ये जो इंटरव्यू बोर्ड है ना, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आपके इनर क्वालिटीज़ को उकेरने के लिए, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि आपके अंदर एक टेप रिकॉर्डर है, आपके बॉडी में एक टेप रिकॉर्डर है। उस टेप रिकॉर्डर में आपकी सारी इनर क्वालिटीज़ विद्यमान हैं, रिकॉर्डेड हैं उसमें। अब इंटरव्यू बोर्ड इन प्रश्नों के माध्यम से
इसी टेप रिकॉर्डर को ट्यून कर देता है। अब आप जन्म से लेकर के माँ ने प्रथम शिक्षक के रूप में जो आपको पढ़ाया है, परिवार की प्राथमिक पाठशाला में जो आपने सीखा है, फिर आप संस्थागत इंस्टीट्यूशनल स्कूल में गए जो आपने वहाँ सीखा, फिर आप कॉलेज में गए जो आपने वहाँ सीखा, शायद आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हो, वहाँ कुछ आपने सीखा होगा, या फिर कहीं आप जॉब में हैं, वहाँ आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। तो आपकी पर्सनालिटी को एक शेप मिलता है। ये सारी चीज़ें इनर क्वालिटीज़ के रूप में टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड हैं, और ये इंटरव्यू बोर्ड स्मार्टली उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है, ट्यून करता है और सारी चीज़ों को सुन लेता है। हाँ, आप चाहें तो रोक कर भी रोक नहीं सकते हैं। तो आप सोचें कि जो इनर क्वालिटीज़ हैं वो इंटरव्यू बोर्ड टेप रिकॉर्डर ऑन करके वह जान ही लेता है उसके बारे में। आप कितना भी नाप तोल करके उसमें से देना चाहें, वो आपके बस में होता नहीं है। जब आप 35, 40, 50 मिनट के इस फॉर्मल मीटिंग में बैठते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो आप कैसे ये सोच लेते हैं कि 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में कोई आमूलचूल परिवर्तन कोई भी इंस्टीट्यूशन कर सकता है आपके व्यक्तित्व में, यानी कि नहीं संभव है। चलिए फिर क्या करना चाहिए? इन्होंने तो प्लान किया है, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? ये जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल क्वेश्चन ये आपके नाम से संबंधित हो सकता है, आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकता है, आपके स्कूल से रिलेटेड हो सकता है, आपके बर्थ प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, एंड सो ऑन। स्कूल हमने लिख दिया तो एजुकेशन इसमें शामिल है। इस तरह के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से ये बोर्ड आपसे दोस्ती करता है। क्या करता है दोस्तों? दोस्ती करता है, आपको नॉर्मलाइज करता है, आपसे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, आपसे तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता है, आपको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तभी तो आप इस टेप रिकॉर्डर को अपना काम करने देंगे ना। अगर आपको पता है कि इन सामान्य प्रश्नों के माध्यम से इंटरव्यू बोर्ड क्लेवरली, टेक्निकली आपसे क्या जानना चाहता है, ठीक उसी तरह से इन सत्र के माध्यम से, जो 3 दिन 5 दिन के सत्र होते हैं, आप ये सीख पाते हैं, आप जान पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ भी वही आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको भी इसका लाभ उठाना है, इसलिए कि इसमें ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं जिनका उत्तर आपको न पता हो। इन प्रश्नों का उत्तर आप देते हैं, आराम से देते हैं, आपको पता है, बिना किसी तनाव के अगर आप दे पाते हैं इन प्रश्नों का उत्तर, तो ऐसी स्थिति में आप भी इंटरव्यू बोर्ड से एक रिपोर्ट स्थापित कर लेते हैं, या रिपोर्ट स्थापित कर लेना चाहिए आपको भी, उसका फेवर पाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, फेवर पाने के लिए आपको रिपोर्ट बनाना है। इन आते हुए प्रश्नों का उत्तर दे करके संजीदगी के साथ, बटरिंग करके नहीं। बटरिंग करना फेवर पाने के लिए दुधारी तलवार पर चलने के समान है, तो आपको ध्यान रखना इस बात का। डिटेल्ड क्वेश्चन पर वह आता है। इसके बाद इंटरव्यू बोर्ड आपसे रिपोर्ट स्थापित करने के बाद अब यहाँ किस तरह के प्रश्नों को पूछता है,
यहाँ पर आपसे पूछेगा प्री और मेंस में जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, हालांकि प्री में जो आप पढ़ते हैं वो सब मेंस में शामिल है, तो हम केवल यहाँ पर मेंस की बात कर लेते हैं। आपके मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में शायद ही कोई ऐसा शैक्षणिक पहलू हो जो शामिल न हो, इसलिए और कुछ न कह करके हम सीधे कहते हैं कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब कुछ तो शामिल है मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में, इसलिए यहाँ पर हम किसी एक विषय की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल ये कह सकते हैं कि मेंस का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसके अतिरिक्त एक आपका सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन हो सकता है, जिसमें आपको विशेषज्ञता हासिल हो। ये कोई प्रोफेशनल डिग्री का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपके परास्नातक का विषय हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट आपने मुख्य परीक्षा में ऑप्ट न किया हो, रखा न हो। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ तो आपने देखा कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे दोस्ती करने के लिए, संबंध बनाने के लिए, तादाद पर स्थापित करने के लिए पूछता है। डिटेल और प्लान्ड क्वेश्चंस को क्यों पूछता है आपसे? इन प्रश्नों के माध्यम से वह परिकल्पना का निर्माण करता है। इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है दोस्तों? आपके बारे में एक परिकल्पना करता है, एक हाइपोथेसिस बनाता है। उसको पता है कि सूटेबल कैंडिडेट का चुनाव करना है, जो उस जॉब के लिए सूटेबिलिटी होनी चाहिए वह आपके अंदर कितने मात्रा में मौजूद है, यह पता करके आपके संबंध में, आपके बारे में वो एक परिकल्पना करता है, एक हाइपोथेसिस बनाता है। डिटेल और प्लान्ड क्वेश्चंस के माध्यम से इस परिकल्पना की पुष्टि करता है। क्या करता है? इस परिकल्पना की पुष्टि करता है हाइपोथेसिस की। अगर आप कामयाब रहे, जो परिकल्पना उसने बनाई यहाँ पर, उसकी पुष्टि करने में आपने उसका सहयोग किया, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, आपको अंक मिलना तय है। और अंक ही नहीं मिलना तय है, बल्कि आपको अधिकतम अंक मिलने की गारंटी है। अधिकतम, जो मैक्सिमम स्कोर इंटरव्यू में हो सकता है, वो आपको इंटरव्यू बोर्ड देने के लिए बाध्य है। यहाँ पर आपको सावधान करना चाहेंगे बस एक अर्थों में कि ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, इट इज़ नॉट मेयरली क्वेश्चन आंसर सेशन। इट इज़ नॉट मेयरली क्वेश्चन आंसर सेशन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन तो है, बट इट इज़ नॉट ओनली और मेयरली क्वेश्चन आंसर सेशन। क्यों? आपसे वह 15 सवाल पूछे, 20 सवाल पूछे, 22 सवाल पूछे, तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि आपको 15 के 15 सवालों का जवाब जरूर दें, 20 सवालों का जवाब आप जरूर दे पाएँ, 22 सवालों का जवाब आप जरूर दे पाएँ। ये गारंटी आपको नहीं लेना है, ये श्योरिटी आपको नहीं लेना है। हालांकि थोड़ा अति होगी, अतिवाद होगा ये कहना कि आप 0 प्रश्नों का उत्तर देकर के, 0 प्रश्नों का उत्तर देकर भी बोर्ड से अपना रेपो, अपना रिपोर्ट आप इस लेवल का बना सकते हैं कि आपको वह अच्छा अंक दे दे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम अच्छे अंक की बात कर रहे हैं, गुड मार्क्स की बात कर रहे हैं,
गुड स्कोर की बात कर रहे हैं, न कि अधिकतम और मैक्सिमम स्कोर की बात कर रहे हैं। लेकिन होता यह है दोस्त कि यहाँ तो हमने 0 प्रश्नों के उत्तर देने की बात की है। आप अगर 2-3 प्रश्नों का उत्तर शुरू में लगातार नहीं दे पाते हैं तो आप अपना रिजल्ट बना लेते हैं कि अब तो गए काम से। यही ब्लंडर होता है, यही आपको नहीं करना है। आपसे मान लीजिए कि बोर्ड ने पहला प्रश्न पूछा, हमने कहा कि वह शुरू में बोर्ड क्या करता है, सामान्य प्रश्नों को पूछता है। सामान्य प्रश्नों के बारे में ये मान करके चला जाता है इसका उत्तर तो आपको आता ही होगा और आना चाहिए भी। लेकिन कभी कभी वह सामान्य प्रश्न को कुछ इस तरीके से पूछ लेता है कि आपकी IQ वहाँ काम नहीं करती है और वह सामान्य प्रश्न अटपटे प्रश्नों में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, सामान्य प्रश्न सामान्य न होकर के थोड़ा अटपटा हो जाता है, फिर शायद आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, या फिर ऐसे प्रश्नों का एक उत्तर नहीं होता, अटपटे प्रश्नों का कई उत्तर हो सकते हैं। जो उत्तर आप देना चाहते हैं शायद बोर्ड उससे कन्विंस न हो तो आप उसकी परवाह कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम ठीक से नहीं दे सकते हैं तो आप सीधे बोल सकते हैं नो। नो का मतलब कि सॉरी सर, आई डोंट नो, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है और ये भी एक संयोग हो सकता है कि उस प्रश्न का उत्तर आपको ना आता हो तो आपको क्या कहना है, फिर वही नो, सॉरी सर, सॉरी सर, ये आप बोलेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अब हम आपको तैयार कर रहे हैं वर्स्ट सिचुएशन के लिए, वर्स्ट कंडीशन के लिए, कि आपको उसका भी उत्तर नहीं आता है। आप क्या करेंगे, नो, सॉरी सर। आखिर आपके पास विकल्प ही क्या है, क्या हर्ज है, सारी बोलिए ने। हम तो आपको तैयार कर रहे हैं कि आपको चौथा प्रश्न नहीं आता है, फिर आप बोलेंगे सॉरी सर। पांचवा प्रश्न फिर सॉरी, छठा फिर सॉरी। लेकिन ये सारी बोलने के दौरान जो ऊर्जा लेकर के आप गए थे, जिन किरणों को आपका जो तमतमाता हुआ, चमचमाता हुआ जो चेहरा था जब आप बोर्ड के समक्ष हाजिर हुए थे, अगर उसमें कोई बिगड़ैल व्यवहार नहीं दिखता है, बिगड़ैल व्यवहार से तात्पर्य है कि अगर उस पर कोई तनाव और दबाव या फिर दोनों अगर नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लगातार 5, 6, 7, 8 प्रश्नों के उत्तर में सॉरी बोलते हैं तो यह आपके पक्ष में जाता है। यह बात आपके पक्ष में जाती है। बोर्ड को लगता है कि इससे घाघ अधिकारी तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे घाघ सिविल सर्वेंट क्या होगा, इससे अच्छा सिविल सर्वेंट क्या हो सकता है कि लगातार 7 प्रश्नों में सॉरी बोलने के बावजूद इसके चेहरे पर कोई तनाव और दबाव नहीं है। तो मेंटी प्रिपेयर होता है आपको अच्छा अंक देने के लिए। फिर अभी तो परिकल्पना बनानी थी सामान्य प्रश्नों के माध्यम से, उसने परिकल्पना ये बना ली कि ये तो एक अच्छा अधिकारी हो सकता है, बिना प्रश्नों का जवाब दिए सारी बोल करके भी। अब उस परिकल्पना की पुष्टि उसको करनी है कहाँ, जब वह डिटेल्ड और प्लान्ड क्वेश्चन आपसे करेगा। अब डिटेल्ड और प्लान्ड क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, आपके सिलेबस से हमने कहा, या फिर सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन से। वहाँ भी ये फार्मूला लागू होता है कि अगर वैसे 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएं, 12 प्रश्न पूछे जाएं, तो आपको सॉरी बोलना आना चाहिए। सारी बोलना सबसे सटीक और सबसे अच्छा उत्तर माना जाता है अगर आप करीने से बोल पाते हैं तो। वहाँ भी आप 2-3
5 प्रश्नों का जवाब सटीक और सही तरीके से दे करके बोर्ड का मन जीत सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से दोस्तों। अगली कड़ी में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड को लेकर के हम आपके बीच में जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।